गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओके, चलिए हम लोग जो है अपना क्लास 9th का है ना, ये फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है बेटा। ओके, सेकेंड चैप्टर है ये, है ना। और नेम क्या है इस चैप्टर का? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको हम बता देते हैं, फिर इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। बेटा क्लास 8 में ना वी हैव सीन व्हाट इज़ फोर्स, है ना। क्या होता है फोर्स? फोर्स इज़ ए पुल और पुश। भाई क्लास 8 में हम क्या पढ़े थे? फोर्स क्या है? या तो पुल है या तो पुश है। बोलिए, अगर हम मान लो फोर्स लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है? फोर्स लगाते हैं इसका मतलब हम एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक, इसका ये मतलब है बेटा कि अगर हम कोई बॉडी है, मान लो कोई भी बॉडी है, सपोज करिए ये बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ये रेस्ट में है। ठीक, 10 न्यूटन्स का हमने फोर्स लगाया, सब बताएंगे, डोंट वरी, अभी बस पढ़ते जाइए, समझाएंगे हम सब। 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, तो इसको बेटा हमने रेस्ट से, और जब ये मोशन करने लगेगा तो इसके लिए फोर्स लगाया था, यानी इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। अभी इस बातों को सुनते जाइएगा, मैं बताऊंगा। कोई बॉडी ए है, वो रेस्ट में थी, अब ये मोशन में गई, तो इसको मोशन में लाने के लिए, यानी फोर्स जो है रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए यूज़ होता है, पहला चीज़। दूसरा क्या, पहले हम शुरू से अभी ये देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि क्लास 8 में आप लोग पढ़े थे फोर्स इज़ ए पुल और पुश। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है? एफर्ट लगाते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, फोर्स हम लोग बेटा किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए करते हैं। दूसरा, पहला रेस्ट से मोशन में आ गया। दूसरा क्या? दूसरा बेटा इसका शेप चेंज करने के लिए, शेप चेंज कैसे होगा अभी देखते हैं। देखो, अगर मान लो इस पर आप पुश फोर्स लगा रहे हो, अभी पुश और पुल भी बताएंगे। सपोज करो आप इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो, ठीक, तो इतने दूर की जो बॉडी होगी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ हल्का सा दब जाएगा, इसका मतलब ये बॉडी इस तरीके से हो जाएगी। और भाई फोर्स लगाएंगे, अगर ये बॉडी जो है फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, ये बॉडी जो कंटेनर है, तो ये हल्का सा दब जाएगा ना ऐसे। इसका मतलब फोर्स लगाने से हमारा इसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या? दूसरा, मान लो आपको इस डायरेक्शन से आपको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है, अभी इसको इधर मोड़ना है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स को लगाया जाता है। सपोज करो आप अभी इधर बॉडी मूव कर रही थी, लेकिन आपको इधर मूव कराना है, तो आपको क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? आप कहेंगे हाँ सर। इसका मतलब अगर बॉडी को आपको इधर मूव कराना है, यानी डायरेक्शन को चेंज भी करने के लिए फोर्स लगाते हैं। दूसरा चीज़ समझते हैं, थोड़ा और आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये वॉल है, वॉल मतलब दीवार कोई, ठीक, ये वॉल है, आप यहाँ पर खड़ा हैं, आप यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं, एक लोग कोई खड़े हैं, और यहाँ पर खड़े होकर के आप इस पर पुश लगा रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं, तो बताइए ये मोशन में होगी? नहीं, मोशन में आएगी। भाई बड़ी दीवार होगी तो मोशन में नहीं ना आएगी। इसका मतलब फोर्स ट्राई कर रहा है उसकी, भाई चेंज इसको मोशन में भी ला सकता है, लेकिन अब यहाँ पर मोशन आया क्या? आप कहेंगे नहीं सर, इसका मतलब मोशन नहीं आया, तो हुआ क्या? ट्राई कर रहा है उसको मोशन में लाने के लिए। इट मीन्स फोर्स कैन चेंज एंड ट्राई टू चेंज। फोर्स कर भी सकता है और उसका ट्राई भी कर सकता है। फोर्स कैन चेंज एंड ट्राई टू चेंज शेप, डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। ठीक, शेप को भी बदलने के लिए और डायरेक्शन को बदलने के लिए बॉडी को भी हम फोर्स लगाते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अलग आते हैं। देखो, डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ फोर्स हम आपको बताएं। फोर्स देखो एक बाहरी बल है बेटा। हम भाई ये कोई बॉडी है ना,
तो ये बॉडी तो अलग बॉडी है, लेकिन इसके ऊपर बाहर से हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब फोर्स इन एन एक्सटर्नल इफेक्ट है, अलग बाहर का प्रभाव है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, यहाँ और लिख लीजिएगा, पुल और पुश दैट चेंज और टेंड टू चेंज स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी और डायमेंशन ऑफ ए बॉडी। इट मीन्स फोर्स जो हमारा बाहरी प्रभाव है वो किस फॉर्म में होता है, या तो पुल के फॉर्म में होता है या तो पुश के फॉर्म में होता है। सपोज करो इस बॉडी पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ से इस तरीके से लगाया जाता है तो ये क्या होगा, ये हमारा पुश होगा और ये हमारा पुल होगा। इसको खींच रहा है ना, यहाँ पर धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, यहाँ पर खींच रहा है, पुल कर रहा है। किस फॉर्म में होता है, या तो पुल के फॉर्म में गया या तो पुश के फॉर्म में। दूसरा क्या चीज़ कर रहा है, ये चेंज कर रहा है किसको, इसकी डायमेंशन को, डायरेक्शन को, स्टेट को। यानी स्टेट मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट से है तो उसको मोशन में, मोशन से है तो उसको रेस्ट में। ठीक, बोलिए समझ में आया इतना। चलिए अगर कोई मास, देखो यहाँ पर ढेर सारे वो दिखाएंगे हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। फोर्स इज ए पुश और पुल। देखो ये बच्चा जो है ये पुल कर रहा है और ये पुश कर रहे हैं जनाब, ये पुश कर रहे हैं। फोर्स इज ए पुल और पुश। जैसे इसमें देखिए, इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इसका मतलब ये पुल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस ट्रॉली को ये पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं पुश वाला, तो इसका मतलब ये पुश कर रहे हैं। इस वाले में देखिए एक लोग यहाँ पर पुश कर रहे हैं और ये अपने साइड पुल कर रहे हैं। ठीक है, पुल और पुश का मतलब आप लोगों को समझ में आया, सब डायग्राम से आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो बच्चा आप बोलिएगा तुरंत, ठीक है। अदर मेथड से आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, बट ट्राई किया जा रहा है कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर कोई m मास की बॉडी है, ठीक है, उस पर फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया F, तो उसका भाई रेस्ट से थी, अब फोर्स लगाने से किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। मोशन में आई, मोशन में आ गई अगर, तो इसका एक्सेलरेशन सब कुछ होगा। आप कहेंगे यस सर, यस। तो F यानी फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी SI यूनिट्स की बात करें बेटा, SI यूनिट की, तो M को यानी द्रव्यमान को, मास को किस में लिखा जाता है, kg में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखा जाता है। आपको हम बता चुके हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखा जाता है। यानी अगर हम इसको, इस पूरे को अभी हम यहाँ पर इस पूरे को कंबाइंड करके लिखें तो यहाँ लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोला जाता है न्यूटन बेटा। यानी न्यूटन इसकी यूनिट है, किसकी, फोर्स की, किसमें, SI में। SI यूनिट बताए ना आपको, फिर तो SI यूनिट न्यूटन है। यानी न्यूटन किसको बोलते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं। अगर इसकी CGS अदर यूनिट्स की बात की जाए, इसको रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। अगर अदर यूनिट्स की हम बात करें, अदर यूनिट्स की हम बात करें बच्चा, तो क्या होगा, अदर यूनिट्स अभी हमने SI यूनिट्स बताया, यह SI यूनिट हमने बताया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोला हमने, न्यूटन बोला। अगर हम CGS की बात करें, CGS की बात करें तो ये होगी डायन, डाइन, डाइन होता है इसको डाइन बोलते हैं। यानी ये CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, आपको सब बताए हैं पिछले क्लासेस में। यानी वन न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। ये रिलेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक, इस रिलेशन को याद कर लीजिएगा। SI यूनिट्स फोर्स की न्यूटन है ना, CGS यूनिट्स आपकी डायन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। अब अगला चीज़ हम आपको देखना है, यूनिट आपने देख लिया, यूनिट आपने देख लिया। अब हमको बताइए ये जो फोर्स है वो वेक्टर है या स्केलर। आप बोलेंगे वेक्टर, क्यों, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ सब, आपको मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ वाई इट इज़ वेक्टर बेटा।
ये वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें बेटा अगर हम इस फोर्स को दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं हो पाएगा, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। जैसे हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं फिर से। जैसे देखिए, जैसे मान लो आप कह रहे हैं कि ये बॉडी में मोशन, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अरे फोर्स मोशन या फोर्स इस डायरेक्शन में सपोज करिए लग रहा है, तो यहाँ पर हमने बताया ना कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यानी इसका मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी अगर हम आपको नहीं बताए तो आप यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, फोर्स नहीं बता पाएंगे। अगर मान लो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपसे पूछा जाए कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आप लिख लीजिएगा, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बाकी एक्सप्लेनेशन हम आपको वेक्टर स्केलर का सब बता चुके हैं, किसमें, पिछले क्लास में, उसको देख लीजिएगा आप। अब आते हैं अगला टॉपिक अपना, मोमेंटम। इसी में व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी आपको बताए थे, मास ये है, वेलोसिटी ये है, मोमेंटम ये है। यानी प्रोडक्ट मीन्स P इज इक्वल टू M इंटू V। ये M क्या है बेटा? किसी बॉडी का मास है, V इसकी वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका मोमेंटम मिल जाता है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं आपको, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अभी यहीं लगे हाथ यूनिट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यूनिट्स की बात कर लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं यूनिट की। अभी यहीं पे बात कर लेते हैं यूनिट क्या होता है। SI यूनिट्स हम बात करते हैं। SI यूनिट्स बात करेंगे तो इसको, मास को हम किस में लिखेंगे बेटा, kg में, और वेलोसिटी को किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड में, यानी kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, SI यूनिट्स है, किसका, मोमेंटम का। ठीक, कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है बेटा, समझनी है आपको, इम्पोर्टेंट है, समझनी है, यहीं पर समझते हैं। हमने आपको ये बोला कि मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी अगर जो रेस्ट में होगी तो उसका कुछ मोमेंटम होगा। अरे भाई रेस्ट में होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब ये 0 तो इस पूरे का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर मोमेंटम हमको चाहिए तो वेलोसिटी 0 नहीं होना चाहिए, यानी मूविंग होनी चाहिए बॉडी। ठीक है, ठीक, चाहे वो कितनी भी भारी बॉडी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी वो रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट स्टेट में है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ठीक, यानी मोमेंटम के लिए हमारा जो बॉडी है वो मोशन में होना चाहिए। आगे थोड़ा सा और चलते हैं। अगर हम आपको कहें एक बस है, ये मान लीजिए कोई बस है, ठीक, इधर मूव कर रही है, इसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम आप बताएंगे P इक्वल टू मास ऑफ बस इंटू वेलोसिटी ऑफ बस, ये आ जाएगा। इसका मोमेंटम बड़ा है, क्यों बेटा, इसकी मास ज़्यादा है, इसमें मास ज़्यादा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा ज़्यादा होगा, समझ गए। लेकिन वेलोसिटी थोड़ी कम होगी ना। लेकिन आपको ये जो बुलेट होता है ना, जो बुलेट्स होते हैं जो बंदूक में होते हैं, इसका देखा जाए तो इसका मास बेटा कम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं आपको। जैसे ये देखिए, ए बस कैन हैव ए लार्ज मोमेंटम इवन इफ इट इज़ मूविंग वेरी स्लोली। अरे भाई इस बुलेट की अपेक्षा में ये तो बहुत स्लो जाएगा ना, धीरे धीरे जाएगा, फिर भी इसका मोमेंटम क्या होता है, लार्ज होता है, बिकॉज इट्स मास इज लार्ज।
इसका जो वेट होगा ना, इसका जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात। लेकिन इसी केस में, इसका दूसरे केस में हम देखें कि एक बुलेट है, उसका भी मोमेंटम क्या होता है, बुलेट कैन हैव लार्ज मोमेंटम इवन इट इज हैव इफ इट इज हैव स्मॉल मास। भाई छोटा सा होता है, बुलेट तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसका मास बहुत कम है, इसका मास छोटा सा है, उसका मास कम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, ये मूव किससे करता है, हाई वेलोसिटी से, इसलिए इसका मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा होता है। मोमेंटम का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया, यूनिट भी आपको बता दिए हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताइए हमको। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। मोमेंटम समझ में आया तो यूनिट्स, मोमेंटम की यूनिट्स आपको बता दिए हैं। अरे P = m/v होता है, तो यहाँ kg हो जाएगा और यहाँ मीटर पर सेकेंड होगा। ये हमारी क्या होगी, यूनिट्स हो गई, SI यूनिट। ठीक है, ये SI यूनिट है हमारी, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हमारा टॉपिक अगला है इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक, हमारा टॉपिक क्या है, इनर्शिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनर्शिया के बारे में हम लोग देखते हैं। बेटा हम लोग इनर्शिया देख रहे हैं, तो इनर्शिया में हमने क्या देखा, अभी आपको इस पोर्शन को नहीं देखना है, अभी थोड़ा सा इसको पढ़िए नहीं आप, हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर कोई चीज़ है, कोई बॉडी है, एनीथिंग इज़ ऑन रेस्ट, मान लो कोई चीज़ है जो रेस्ट पर है, सपोज करो ये बॉडी है, ये क्या है, रेस्ट पर है, तो बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के, बिना किसी फोर्स के ये मूव करने लगेगी क्या। अरे भाई कोई हल्की चीज़ होगी तो आप कहेंगे हाँ सर मूव करने लगेगी, आप ये कह देंगे कैसे, हवा की वजह से। अरे भाई हवा भी तो क्या एक फोर्स है ना, एक्सटर्नल चीज़ है, तो मूव कर रही है क्या। इसका मतलब अगर कोई चीज़ बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के मोशन में आ सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं सर नहीं आ सकता। तो भाई ये बॉक्स अगर रखा हुआ है तो जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मोशन पे आएगा, आप कहेंगे नहीं, एकदम नहीं आएगा। उसके पास क्या कारण है कि वो मोशन में नहीं आ रहा है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं क्या बेटा, इनर्शिया। जिसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। उस कारण से वो बेटा किस में नहीं आ रहा है, मोशन में नहीं आ रहा। वो जिस स्टेट में है यानी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। यानी इनर्शिया इज ए टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द गिवन स्टेट। रिमेन मतलब अगर कोई चीज़ किसी स्टेट में है, ऑलरेडी है, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहिए, रिमेन अपने उसी स्टेट में रहना चाहिए। मान लो अगर ये ब्लॉक है, ये अगर ब्लॉक है और इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में है, ठीक है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक रहेगा रेस्ट में, जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए, एक्सटर्नल बाहरी बल कोई इस पर न लगे। ये तो अपना रेस्ट का हो गया। अब सपोज करो आपने एक बॉल लिया और इसको ऐसे फेंका इस डायरेक्शन में, आप मूव करते गए, ये मूव करता गया, चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये मोशन में, मोशन स्टेट में है तो ये मोशन में ही रहेगा। आप तो बोलेंगे सर कुछ देर बाद ये रुक जाएगा। हाँ भाई रुक जाएगा, लेकिन किस कारण से रुका, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से रुका। बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, इस कारण से बाहरी बल लगा ना, किसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है आपको थोड़ा सा समझा देंगे, घर्षण बल जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पर रेस्ट था तो रेस्ट में ही रहा, यहाँ पर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाह रहा है। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द गिवन स्टेट। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स न लगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये इनर्शिया है, ये इनर्शिया है। अब हम देखते हैं इनर्शिया किस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं,
एक एग्जाम्पल लिया हमने, है ना, एक एग्जाम्पल हमने लिया, कोई बॉडी है ये 2 kg की है और कोई बॉडी है ये हमारी 15 किलो की है। कोई बॉडी है 2 kg की है और कोई है 15 किलो की है। ठीक, आप बोलेंगे कि सर, मैं बोलूँ आपको कि भाई इसको एक ही आदमी थोड़ा सा मोशन में करेगा, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? 15 kg वाले में बेटा। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। क्यों बेटा? उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए उतना ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब वो ज़्यादा इनर्शिया उसका हो गया, ज़्यादा इनर्शिया हो गया, और इसका कम इनर्शिया हो गया। इसका मतलब कि इनर्शिया टोटली डिपेंड ऑन मास। इनर्शिया जो है टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर। भाई हम यहाँ पर इसको मान लिए कि ये जो बॉल है ये 2 kg के रेस्ट पर, ये 15 kg के रेस्ट पर है, दोनों रेस्ट पर है। अब आपको बोला जाए कि इसको मूव कराइए, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए? 15 kg वाले में। 15 kg वाले को रेस्ट से मोशन में लाने पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो जो 15 kg का होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? 2 kg वाले से। ठीक, यानी जो इनर्शिया टोटली डिपेंड किस पर करता है? मास पर कर रहा है। 2 पॉइंट लिखवा दें आपको, यहीं पर 2 पॉइंट लिखवा दें। चलिए लिख लीजिए, ये बना लीजिएगा, ये सब कुछ बना लीजिएगा। 1 पॉइंट लिखिए, इनर्शिया जो है टोटली डिपेंड ऑन मास। यहाँ लिखिए टोटली डिपेंड ऑन मास। दूसरा लिखिए मास, यही सेम चीज़ है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अरे भाई मास मेजर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेजर हो जा रहा है ना कि जो चीज़ ज़्यादा भारी उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। जैसे हम आपको बोलें, जैसे हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर हमने मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। आपको समझ में आया कि फिर से रिपीट कर दें? चलो फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर दें। हमने आपको बताया कि कोई एनीथिंग, अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो मोशन में नहीं आएगा। उसके पास एक प्रॉपर्टी है जो उसको मोशन में ही, रेस्ट में, उसी स्टेट में रखना चाह रहा है, जिसका नाम क्या है बच्चा? जिसका नाम है इनर्शिया। वो प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया। यानी रेस्ट में ही के लिए है क्या? नहीं, वो जिस किसी स्टेट में है, चाहे वो मोशन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर भाई मोशन में है तो कुछ स्पीड होगा ना, कुछ वेलोसिटी होगी ना, तो वो उसी वेलोसिटी से चलना चाहेगा। जैसे हम आपको बताए थे कि अगर हम किसी बॉल को ऐसे हमने फेंका था, है ना, ऐसे फेंका था, तो वो ऐसे मूव करता ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। तो बाहरी बल हमारा क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। इसीलिए रुक जा रहा है। ठीक है ना? एनी टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द गिवन स्टेट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। यानी मास का बहुत बड़ा प्रभाव है। किसके लिए? इनर्शिया के लिए। हमने आपको बताया कि अगर 2 बॉडी हैं, एक 10 kg की, एक 15 kg की, और रेस्ट में दोनों को हमने एज्यूम किया, तो हमें एफर्ट यानी प्रयास किस पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा मोशन में लाने के लिए? 15 kg पर। इसका मतलब इनर्शिया 15 kg वाली बॉल का ज़्यादा है। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब कितने टाइप का इनर्शिया होता है
ये थोड़ा सा समझ लेते हैं और आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं, डोंट वरी। 3 तरीके का इनर्शिया होता है बच्चा, 3 तरीके का इनर्शिया होता है, 3 टाइप्स का। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 तरीके का इनर्शिया होता है। इनर्शिया को हम बताते हैं, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। अब हम आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके इसको फिनिश करते हैं। कल भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको इसको ख़त्म करता हूं। जैसे सपोज करो आप एक बस में बैठे हैं, एक बड़ी सी बस है, उसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है भाई, ट्रेवल कर रहे हैं। बस अभी रुकी हुई है, बस अभी रेस्ट पर है। पहला हम आपको बता रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप यहाँ पर कहीं पर बैठे हुए हैं, इस चेयर पर आप बैठे हुए हैं, बोलिए आप किस पोजीशन में बेटा, अभी रेस्ट के पोजीशन पे। अब अभी आप इनर्शिया, आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर बस स्टार्ट करके आपने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, हल्का सा, तो आपकी बॉडी क्या होगी बेटा, उसको जर्क लगेगा। बॉडी भी आपकी, जो ये सीट है, ये आप जिस पर बैठे हैं, वो भी मोशन में आ जाएगी। यानी जो लोअर पार्ट आपका बॉडी का है वो भी मोशन में आएगा, लेकिन जो हेड है वो मोशन में नहीं आना चाहेगा, ठीक है। होल बॉडी मोशन में नहीं आना चाहेगी, क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पर थी और आगे भी रेस्ट में रहना चाहेगी। लेकिन इसी कारण से आप जब किसी ट्रेन या बस में बैठते हैं और झटके से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो आपको पीछे की साइड एक ऐसे जर्क लगता है, उसी जर्क का क्या नाम है बेटा? आप इसको फील किए हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर। अभी इसको मैं कल भी एक्सप्लेन करूँगा, आज इतना ही समझिए, ठीक है। अचानक से लगता है ना, आपका जो हेड है वो आपका रेस्ट में ही है, लेकिन सीट जिस पर आप बैठे हैं उसकी वजह से जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मोशन में आ गया, हेड वहीं पर है, तो आपको एक जर्क पीछे की साइड लगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के सेम कंडीशन में देखें, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। आप वहीं पर फिर बैठे हैं, बस चल रही है, अचानक आपको रुकना हुआ। आपका हेड अभी मोशन में है, पूरा बॉडी मोशन में थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगा ये रुक गई, यानी मोशन से किस स्टेट में आ गई? मोशन से आ गई रेस्ट की अवस्था में, रेस्ट में आ गया। इसका मतलब बॉडी मोशन से रेस्ट में आ गई। अब अभी सर आपका मोशन में है, होल बॉडी मोशन में थी, लेकिन अब किस में रहना चाहेगी? आगे भी कंटिन्यू करना चाहेगी, किस में? मोशन में कंटिन्यू करना चाहेगी। इसी वजह से आप लोग कभी देखे होंगे गाड़ी में जो सीट पर जब बैठते हैं आप लोग ना, मान लो कोई छोटी सी बुक रख दें और अचानक चलते हुए बुक पर क्या लग जाए बेटा, जब इसको गाड़ी को रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो ये जो बुक होती है आगे की स्लाइड भाग जाती है। भागती है कि नहीं? भागती है ना, आगे की सीट। इसी वजह से आप जब गिरते हैं तो आगे की साइड आपको जर्क लगता है, पूरा हेड आगे जाता है, बॉडी लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाती है, तुरंत रेस्ट में आ जाती है, तो पीछे की साइड जाती है, मोशन यानी हेड आगे हो जाता है, वो मोशन में रहना चाहेगा। और मोशन में रहना किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। अब सेम इसी एग्जाम्पल को अगला करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो थर्ड एग्जाम्पल हम आपको बताए थे बच्चा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेम हमने वही एग्जाम्पल लिया, अभी एक दो एग्जाम्पल लेके आपको और समझाऊंगा, है ना। एक दो एग्जाम्पल और लेके समझाऊंगा। सपोज करो ये आपका टर्निंग है, आप बस में ही बैठे हो, है ना।
अब बस यहाँ से स्पीड से टर्न होती है तो आप इसमें बॉडी बैठी हुई तो आपकी भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जाता है, यानी आप इस साइड झुक जाते हो। बस सीधी हो जाती है तब तक आप उसी डायरेक्शन में रहते हैं कि नहीं, यानी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी हमेशा रहना चाह रही है। ठीक है, यही हमारा इसका यहाँ तक बेटा। इसको हम लोग कल और एक्सप्लेन करेंगे, यानी 3 टाइप्स का जो हम लोग जो इनर्शिया देख रहे हैं इसको फिर से एक बार देखेंगे। अभी आप लोगों को क्या काम करना है, पूरे को जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है टोटली को नोट डाउन करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी आपको मैंने ज़्यादा समय इसमें लिया, ज़्यादा कोशिश किया समझाने की, है ना। अभी आपको क्या करना है कि इसको सिंपली 2-3 बार वीडियो को देखना है, इससे क्या होगा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।